बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर के अंदर जो था वो हमने स्ट्रेंथ करेक्टरिस्टिक्स फॉर द डिज़ाइन ऑफ स्पर गियर जो है वो फाइंड आउट किया था। Levi's equation, that was the basic governing equation for the design of the spur gear to find out the strength characteristics of the strength element। तो आज जो है फर्दर हम इस टॉपिक को आगे पढ़ेंगे to understand the next design criteria for the spur gear। So today's topic is basically the permissible working stress for gear teeth in the Levi's equation। Levi's equation के अंदर जो सिग्मा यानी कि स्ट्रेस हम लोगों ने यूज किया था that was the allowable stress। अब हम जो वर्किंग स्ट्रेस है उसको निकालेंगे बिकॉज जो मटेरियल की अलाउेबल लिमिट है स्ट्रेंथ बेरिंग की, जो परमिसिबल वर्किंग स्ट्रेस है उसकी वैल्यू डिजाइन पैरामीटर में हमेशा उससे कम रखी जाती है ताकि मटेरियल की एंड्योरेंस लिमिट जो है वो रीच होने से पहले तक जो है थोड़ा फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मार्जिन रखते हुए चीज को डिजाइन किया जाए। इफ द स्ट्रेंथ कैरेक्टरिस्टिक्स आर लाइक 40 न्यूटन्स तो हम जो है उसको डिजाइन कर रहे होंगे 30 के लिए 35 के लिए, ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी या ये जो है मार्जिन रखा जाता है। द परमिसिबल वर्किंग स्ट्रेस सिग्मा W in the Levi's equation depends upon the material for which allowable static stress sigma naught may be determined। The allowable stress is the stress at the elastic limit of the material। जो सिग्मा O है आपके पास, ये इलास्टिक लिमिट के ऊपर जो स्ट्रेस की वैल्यू आएगी किसी भी स्पेसिफिक मटेरियल की स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के अंदर, ये बेसिकली वो वैल्यू है और ये स्ट्रेस स्ट्रेन चार्ट से जो है ये वैल्यू आपको फाइंड आउट होती है। In order to account for the dynamic effect which become more severe as the pitch line velocity increases, the value of sigma W is reduced। यहाँ पे वो आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि जब आपके पास डायनामिक लोड होता है यानी कि मूविंग लोड होता है आपके पास, उस केस में जैसे जैसे आपके पास पिच लाइन वेलोसिटी बढ़ती जाएगी यानी कि पिच सर्कल के ऊपर जब टेंजेंशियल वेलोसिटी जो है ये बढ़ती जाती है, वैसे वैसे सिग्मा W की जो वैल्यू है वो रिड्यूस होती जाती है बिकॉज आपके पास डायनामिक लोडिंग के अंदर जो है वाइब्रेशन और इस तरह के पैरामीटर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं जिसकी वजह से आपके पास स्ट्रेंथ की वैल्यू कम हो जाती है। सो अकॉर्डिंग टू द बाज फार्मूला द परमिसिबल वर्किंग स्ट्रेस सिग्मा W इज इक्वल टू सिग्मा O मल्टीप्लाई बाय CV। अब यहाँ पे आपके पास सिग्मा O जो है ये अलाउेबल स्टैटिक स्ट्रेस है फॉर एनी मटेरियल। ये भी आपको जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है उसके अंदर गिवन होता है मटेरियल का। जब भी क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड तो इसकी जो वैल्यू होगी वो नोन वैल्यू होगी। MCV इज बेसिकली वेलोसिटी फैक्टर। अब ये वेलोसिटी फैक्टर क्या है, ये कैसे फाइंड आउट करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर इसको देखते हैं हम। The value of the velocity factor CV is given by this formula। CV is equal to 3 by 3 plus V, where V is basically the pitch line velocity। Now CV की वैल्यू आपके पास होगी 3 by 3V। अगर आपके पास ऑर्डिनरी कट गियर टीथ होंगे जो 0 से लेकर 12 मीटर पर सेकंड तक ऑपरेट हो रहे होंगे, इसी तरह CV की वैल्यू होगी आपके पास 4.5 डिवाइडेड बाय 4.5 इंटू V फॉर केयरफुली कट गियर ऑपरेटिंग एट वेलोसिटीज 12.5। ये आपके पास सेकंड सिस्टम होगा गियर मैन्युफैक्चरिंग का। इसी तरह आपके पास थर्ड में CV की वैल्यू होगी 6 डिवाइडेड बाय 6 प्लस V फॉर वेरी एक्यूरेटली कट एंड ग्राउंड मेटेलिक गियर्स ऑपरेटिंग वेलोसिटीज अप टू 20 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें सिस्टम ऑफ गियर्स भी अलग है और सेकेंडली वेलोसिटी भी अप टू 20 मीटर पर सेकेंड है। फॉर द फोर्थ केस द वैल्यू ऑफ CV इज इक्वल टू 0.75 डिवाइडेड बाय 0.75 प्लस अंडर रूट इनटू V फॉर प्रिसाइज कट टीथ्स विद हाई एक्यूरेसी एंड ऑपरेटिंग एट द वेलोसिटीज अप टू 20। ये अगेन इट्स अ सेपरेट सिस्टम फॉर द गियर मैन्युफैक्चरिंग। एंड द लास्ट वन द वैल्यू ऑफ C इज बेसिकली 0.75 divided by 1 plus V plus 0.25 for non-metallic gear।
जब आपके मेटल के गियर्स नहीं होंगे, नॉन मेटालिक मटेरियल के होंगे, तो उस केस में CV की वैल्यू इस फार्मूला से जो है वो आप निकालेंगे। सो इन दैट ऑल द अबव एक्सप्रेशन V इज बेसिकली द पिच लाइन वेलोसिटी, ये भी आपको गिवन होगी और ये मीटर पर सेकंड्स के अंदर जो है ये आपको दी जाएगी। The next topic is basically the dynamic tooth load. In the previous article, the velocity factor was used to make the appropriate allowance for the effect of dynamic loading. अभी जो लास्ट हमने इक्वेशन पढ़ी है, सिग्मा W was basically equal to sigma O multiplied by CV, where CV was the velocity factor. So हमने क्या किया था कि velocity factor के साथ allowable stress को multiply किया था ताकि we can include the effect of the dynamic loading upon the gears. So the dynamic loads are basically due to some of the reasons which I have been given here. Number one, कि dynamic load जो है वो क्यों आ जाता है आपके gears के अंदर. First is basically the inaccuracies of the tooth spacing, यानी कि आपकी जो tooth की spacing जो थी वो inaccurate है. अब tooth spacing क्या है? The distance between the two teeth, या जो empty space है between the two teeth of a gear. तो अगर इनके अंदर inaccuracy होगी, उसकी वजह से वाइब्रेशन आएगी, उसकी वजह से एक डायनामिक लोड जो है वो लगना स्टार्ट हो जाएगा आपके टीथ के ऊपर. सेकेंड वन इज द इरेगुलरिटीज इन द टीथ प्रोफाइल. जो टीथ की प्रोफाइल पैराबोलिक, स्ट्रेट, कोई भी आपकी टीथ की प्रोफाइल थी जो आपने डिजाइन की, अगर उसके अंदर इरेगुलरिटीज होंगी, क्योंकि जिस मशीन से आपने गियर को कट किया या अगर आपने गियर को कास्ट किया है और आपके मोल्ड की जो ज्योमेट्री थी वो इरेगुलर थी, उसकी वजह से उसकी प्रोफाइल खराब हो जाएगी, तो डायनामिक टूथ लोडिंग जो है वो इन्वॉल्व हो जाएगी. एंड द थर्ड वन इज बेसिकली द डिफ्लेक्शन ऑफ द टीथ अंडर द लोड. कई बार ये होता है द वैल्यू ऑफ लोड इज सो हाई विद द पैसेज ऑफ द टाइम, मटेरियल की एंड्योरेंस लिमिट्स है, फिर टाइम टू टाइम फटीग लोडिंग उसके ऊपर हो रही है, तो टीथ जो है अंडर लोड जो है वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन से. जैसे वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन छोड़ के किसी न्यू पोजीशन के ऊपर बेंड होगा, शेयरिंग होगी उसकी या डिफ्लेक्शन होगी, तो इन दैट केस डायनामिक टूथ लोडिंग जो है वो इन्वॉल्व हो जाएगी. सो दीज आर बेसिकली द थ्री कंडीशंस ऑफ द डायनामिक टूथ लोडिंग. A closer approximation to the actual condition may be made by the use of the equation based on the extensive test. So dynamic tooth loading की जो equation है that is equal to WD plus WT plus WI, where WD is the total dynamic load, WT is the steady load due to transmitted torque. यानी कि एक तो वो लोड है जब आपकी शाफ्ट जो है गियर की वजह से मूव कर रही है और टॉर्क की वजह से जो लोड जनरेट हो रहा है स्टेडी ओवर द टाइम, दैट लोड इज सेम. So that load is basically the static load due to transmitted torque. इसको हम डिनोट करेंगे WT से, and where WI is basically the incremental load due to dynamic loading action. अगर डायनामिक लोड की वजह से ओवरऑल गियर के ऊपर जो लोड की ट्रांसमिटेड टॉर्क वैल्यू से ज्यादा की लोड की वैल्यू आ गई है, that is basically the incremental load. तो उसको WI से डिनोट करते हैं. So the total dynamic load would be the sum of steady load and incremental load. So WD would basically equal to WT plus WI. Now the incremental load WI will depend upon the pitch line velocity. Definitely जैसे जैसे आपकी pitch line velocity जो है वो उसकी वैल्यू जो है वो बढ़ती जाएगी, डायनामिक लोडिंग की जो वैल्यू है वो बढ़ती जाएगी, बिकॉज आपका टॉर्क भी इंक्रीज होता जाएगा और वाइब्रेशन जो है वो भी इंक्रीज होती जाएगी. The face width, material of the gear, the accuracy of the cut and the tangential load. जो स्टार्ट के अंदर हमने टीथ की प्रोफाइल बनाई थी और उसके अंदर दो लोड जो है वो हमने बताए थे WT और WR. For average condition, the dynamic load is determined by using the Buckingham equation. ये आपके पास इक्वेशन है WD is equal to WT plus WI, where WT is basically the transmitted load, steady transmitted load, and WI की जगह पे आप ये इक्वेशन पुट करेंगे where WI is equal to 21 into V. V आपके पास पिच लाइन वेलोसिटी है, BC plus WT. Here B is basically the face width of the teeth, C is basically a constant
एंड WT इज बेसिकली आपके पास क्या है, टेंजेंशियल लोड। तो C जो है इस केस में आपके पास क्या है, अ डेफॉर्मेशन और अ डायनामिक फैक्टर। इसकी वैल्यू जो है वो न्यूटन पर mm के अंदर होती है। तो जब भी आप इसको सॉल्व करने के लिए जाएंगे ये जो फैक्टर है ये आपको गिवन होगा और फर्दर इसका एक फार्मूला है वो भी नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर आएगा। अगर ये वैल्यू C की गिवन नहीं है तो उसको किस तरह से हम गेट करते हैं। नाउ the C deformation factor depending upon the error is the action between the teeth, the class of the cut and the gear। ये वो चीजें हैं जिनके ऊपर C की बेसिकली डिपेंडेंसी है कि एरर एक्शन कितना है दोनों टीथ का, जब दोनों मैश कर रहे हैं टीथ उनके अंदर एरर की वैल्यू कितनी है, किस क्लास की कटिंग हुई है गियर के अंदर, जैसे हमने बताई थी 14 into हाफ डिग्री सिस्टम, फुल डेप्थ सिस्टम, 20 डिग्री फुल डेप्थ सिस्टम, 20 डिग्री स्टब्स सिस्टम ऑफ द गियर। तो ये बेसिकली वो क्लास ऑफ द गियर है। द टूथ फॉर्म एंड द मटेरियल ऑफ द गियर, यानी कि टूथ की शक्ल कैसी है और उसका मटेरियल क्या है। द फॉलोइंग टेबल शोज द वैल्यू ऑफ द डेफॉर्मेशन फैक्टर C फॉर चेकिंग द डायनामिक लोड ऑन द गियर्स। So for the value of C we have basically the equation KE divided by 1 over ET plus 1 over EG. Here K is again another factor depending upon the form of the teeth. अब K की वैल्यू आपके पास होगी 0.107 अगर टीथ की क्लास होगी आपके पास 14 डिग्री फुल डेप्थ सिस्टम, 0.111 20 डिग्री फुल डेप्थ इनवॉल्यूट सिस्टम के लिए एंड 0.115 for 20 degree stub system. EP is basically the Young's modulus value, जो वैल्यू आपकी न्यूटन पर mm स्क्वायर के अंदर होगी और ये मटेरियल टू मटेरियल वेरी करती है। जो भी मटेरियल गिवन होगा उसकी यंग मॉड्यूलस की जो वैल्यू है वो चार्ट से हम ले लेंगे। उसकी जो EP जो है दैट इज फॉर द पिनियन एंड EG इज द यंग मॉड्यूलस फॉर द गियर। अब EP और EG का मतलब क्या है? EP is basically the Young's modulus for the pinion and EG is the Young's modulus for the gear। जैसे आप रैक एंड पिनियन पढ़ते थे तो रैक एंड पिनियन के अंदर क्या होता है, जो रोटेटिंग आपके पास गियर होता है उसको पिनियन कहा जाता है और जो नीचे उसके ऊपर लीनियर बार होता है जहां पे वो स्लाइड मोशन हो रही होती है गियर के घूमने की वजह से, उसको रैक कहा जाता है। तो जब आपके पास दो गियर होते हैं तो उसमें जो आपके पास गियर छोटे साइज का होता है उस गियर को पिनियन गियर कहते हैं और वो गियर जिसका साइज बड़ा होता है दोनों में से दैट इज नोन एज गियर। सो इन दोनों को डोनेट करने का तरीका ये है कि जब भी गियर की मैशिंग हो रही होती है द स्मॉलर वन इज नोन एज द पिनियन एंड द बिगर वन इज नोन एज द गियर। सो ये इन दोनों की वैल्यू होगी। अगर दोनों सेम ही मटेरियल के बने हुए हैं सो EP और EG की जो वैल्यू है वो आपके पास सेम होगी। एंड वेयर स्मॉल e इज बेसिकली द टूथ एरर एक्शन व्हिच इज गिवन इन mm। The maximum allowable tooth error in action E depends upon the pitch line velocity and the class of the cut. Again, the value of smaller E is depending upon the pitch line velocity and class of the gear, यानी कि 14 डिग्री 20 डिग्री 20 डिग्री स्टब। ठीक है, ये तो वो हो गया। तो इन सारी इक्वेशन अब तक जितनी भी हमने पढ़ी है एक चीज आपको बड़ी क्लियर हो रही होगी, इन सारी चीजों की जो डिपेंडेंसी है most of the equations are dependent upon the pitch line velocity. So that is basically the importance of the pitch line velocity while designing the gear। कि गियर के अंदर जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो उसकी पिच लाइन वेलोसिटी है। उसी पिच लाइन वेलोसिटी को मद्देनजर रखते हुए गियर के जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं वो डिजाइन होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट इज बेसिकली द स्टैटिक टूथ लोड। अभी हमने डायनामिक टूथ लोड पढ़ा था एंड दिस वन इज द स्टैटिक टूथ लोड। द स्टैटिक टूथ लोड आल्सो कॉल्ड द बीम स्ट्रेंथ, जो हमने लिवाइज इक्वेशन के अंदर निकाली थी, और द एंड्योरेंस स्ट्रेंथ ऑफ द टीथ इज ऑब्टेन्ड बाय द लिवाइज फार्मूला। वही ये आपको बता रहा है। बाय सब्स्टिट्यूटिंग द फ्लेक्सुरल एंड्योरेंस लिमिट और द इलास्टिक limit stress sigma E in place of workable stress sigma W। अब फ्लेक्सुरल एंड्योरेंस क्या है? फ्लेक्सुरल कहते हैं बेसिकली बेंडिंग को, तो ये आपके पास बेंडिंग एंड्योरेंस है टीथ की। तो अगर आप लिवाइज इक्वेशन के अंदर सिग्मा E जहां पे था उसको रिप्लेस कर दें सिग्मा W से, सिग्मा W को रिप्लेस कर दें इलास्टिक लिमिट के स्ट्रेस से सिग्मा E से,
तो आपके पास जो इक्वेशन आएगी, दैट इक्वेशन इज कॉल्ड द स्टैटिक टूथ स्ट्रेंथ. So the static tooth strength of the beam is given by Ws is equal to sigma E B PC into Y, where sigma E is basically the elastic limit stress, B is the width of the tooth, PC is the pitch circle, and Y is basically the beam strength or the strength of the material for the gear design. For safety against tooth breakage, the static tooth load Ws should be greater than the dynamic tooth load. So जब भी टूथ को डिजाइन किया जाता है, ये बेसिकली अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो ये आपके पास रिवाइज इक्वेशन ही है. तो हम कोशिश ये करते हैं कि स्टैटिक टूथ लोड की जो वैल्यू है उसको बड़ा रखा जाए डायनामिक टूथ लोड से. अब इसका मतलब क्या है कि जिस वैल्यू या जिस स्ट्रेस को बेयर करने के लिए या जिस लोड को स्टैटिक लोड को बेयर करने के लिए आपके पास गियर डिजाइन किया जाता है, उससे कम टॉर्क या उससे कम लोड जो है उसके ऊपर अप्लाई किया जाता है जो डायनामिक लोड होता है, ताकि जो आपके पास स्ट्रेंथ पैरामीटर्स हैं वो अचीव रहें और ब्रेकेज ना हो. दैट इज बेसिकली अगेन फैक्टर ऑफ सेफ्टी. सो बकिंघम सजेस्ट द फॉलोइंग रिलेशनशिप बिटवीन Ws एंड Wt. अगर आपके पास स्टेडी लोड होते हैं, ऐसे लोड जो ओवर द टाइम सेम रहते हैं फॉर द शैफ्ट्स, so value of the Ws should be greater than 1.25 times the value of Wd. For pulsating loads, pulsating load क्या होते हैं कि जिनके ओवर द सेकेंड वैल्यू जो है वो मैक्सिमम और जीरो हो रही होती है. In that case Ws greater than 1.35 times Wt. And for the shock loads, कि बहुत स्मॉल इंटरवल टाइम के लिए मैक्सिमम वैल्यू जो है वो लोड की अप्लाई है, for that Ws greater than 1.5 times of Wd. Wear tooth load, that is basically the third characteristics for the design of the spur gear. The maximum load that gear teeth can carry without premature wear depending upon the radii of curvature of the tooth profile and on the elasticity and the surface fatigue limit of the material. अब वेयर टूथ लोड क्या है कि ओवर द टाइम यूजेज के साथ साथ जब आपके जो टीथ्स हैं गियर के वो वेयर आउट होना शुरू हो जाते हैं, ब्रेक ऑफ होना शुरू हो जाते हैं, तो दिस प्रीमेच्योर जो वेयर होता है दैट इज बेसिकली डिपेंडेंट अपॉन रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द टीथ प्रोफाइल, उसकी इलास्टिसिटी के ऊपर बड़ा डिपेंडेंसी है इसकी, और फटीग लिमिट क्या है कि ओवर द टाइम आप बार बार उसको यूज कर रहे हैं तो फटीग लोडिंग की वजह से मटेरियल की जो स्ट्रेंथ है वो कम होना शुरू हो जाती है. The maximum or the limiting value load for satisfactory wear of the gear teeth is obtained using the following Buckingham equation. So इसकी जो वैल्यू है that have been derived from the Buckingham equation, जिसकी जो फॉर्म है आपके पास that is W is equal to dPdQ into K. अब आपके पास इस केस में W क्या है, the maximum or the limiting load for wear. जो वेयर लोड है आपके पास विच इज इक्वल टू dp. dp क्या है आपके पास, पिच सर्कल डायमीटर ऑफ द पिनियन. d क्या है आपके पास, फेस विड्थ है पिनियन के ऊपर जो टीथ है उसकी. हेयर q इज बेसिकली या रेशियो फैक्टर. अब रेशियो फैक्टर की वैल्यू कैसे आएगी आपके पास, इसके दो फार्मूलाज हैं q को डिराइव करने के लिए. q इज इक्वल टू 2 इंटू vr वेलोसिटी रेशियो डिवाइडेड बाय VR प्लस 1. उसकी जो सिंपल फॉर्म है दैट इज इक्वल टू 2 प्लस TP, वेयर TG इज बेसिकली टीथ अपॉन द गियर्स एंड TP इज बेसिकली टीथ अपॉन द पिनियन. ये एक्सटर्नल गियर के लिए रिलेशन ये होगा, और जब इंटरनल मैशिंग हो रही होगी गियर्स की आपस में तब ये होगा 2 माइनस TP. तो अगेन G is for the gear and T is for the pinion, and here T is representing basically the number of teeth. वेलोसिटी रेशियो आपके पास क्या होती है, TG by TP, teeth upon the gear divided by teeth upon the pinion. Here K जो था, जो लास्ट पैरामीटर था इसके अंदर, अगेन ऑल्सो अ फैक्टर दैट इज नोन एज लोड स्ट्रेस फैक्टर, या इसको कहते हैं मटेरियल कॉम्बिनेशन फैक्टर. अब K की वैल्यू आप कैसे निकालते हैं, द लोड स्ट्रेस फैक्टर डिपेंड्स अपॉन द मैक्सिमम फटीग लिमिट ऑफ द कंप्रेसिव स्ट्रेस
as the pressure angle and the modulus of elasticity of the material of the gear. तो ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, प्रेशर एंगल और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के ऊपर जो है वो K की डिपेंडेंस है. सो बकिंघम के according to the Buckingham, the load stress factor is given by the following relation. Here K is equals to sigma ES square sin phi divided by 1.4 into 1 over EP plus 1 over EG. Here sigma ES basically the surface endurance limit that is given in megapascal or Newton per mm square. ये मटेरियल के लिए फिक्स होगी. आगे है आपके पास phi that is basically the pressure angle. Pressure angle जो है इसकी वैल्यू जो है that value would be given. EP is the Young's modulus of the material of the pinion and EG is the Young's modulus for the material of the gear. ठीक है, तो इन दोनों की वैल्यू जो है ये भी इन्वॉल्व होंगी इस K फैक्टर के अंदर. So far we have basically जो डिजाइन पैरामीटर जिनको हमने डिस्कस किया है, that is the permissible working stress for the gear in the Legouis equation. उसके बाद डायनामिक टूथ लोड की इक्वेशन जो थी उसको हमने डिराइव किया. नेक्स्ट वन वाज द स्टैटिक टूथ लोड, उसके बाद वियर टूथ लोड, एंड नाउ वी आर डिजाइनिंग बेसिकली द मिनिमम नंबर ऑफ टीथ्स अपॉन द पिनियन इन ऑर्डर टू अवॉइड द इंटरफेरेंस. अब ये किस तरह से निकाले जाते हैं. We have seen in the previous article that the interference may also be avoided if the point of contact between two teeth is always on the involute profile both of the teeth. इसका मतलब ये है कि उस केस के अंदर दोनों टीथ की मैचिंग में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगी जब दोनों परफेक्टली इनवॉल्यूट प्रोफाइल के ऊपर डिजाइन होंगे. उस डिजाइन में कितने टीथ आएंगे एक गियर के ऊपर, इसको बेसिकली हम ड्राइव करते हैं. इसका एक फॉर्मूला होता है. The minimum number of teeth upon the pinion which will mesh with any gear without interference are given by the table. इसको टेबल से भी आप निकाल सकते हैं और दूसरा जो है वो आप इसको डिजाइन भी कर सकते हैं. इन केस अगर आपको टेबल दिया हुआ है तो उससे आप मिनिमम नंबर ऑफ टीथ जो है पिनियन के वो गेस कर सकते हैं. अगर आपको 14.5 डिग्री कंपोजिट सिस्टम फॉर द गियर डिजाइन दिया गया है उस केस में 12 आपके पास नंबर ऑफ टीथ्स होंगे अपॉन द पिनियन, यानी कि टीपी की वैल्यू. अगर आपके पास 14.5 फुल डेप्थ इनवॉल्यूट सिस्टम होगा so number of teeth, minimum number of the teeth would be 32. In case you have 20 degree full depth involute system, minimum number of teeth upon the pinion would be 18. And in case you have 20 degree stub involute system, then you have 14 number of minimum teeth upon the pinion. So ये तो है कि अगर आपने टेबल के अंदर से इन वैल्यूज को लेना है. अगर आपने मिनिमम नंबर ऑफ टीथ डिजाइन के अंदर फाइंड आउट करने हैं तो उसके लिए फॉर्मूला ये है TP is equals to 2AW into G under root 1 plus G into 1 plus G plus 2 1 over G plus 2 into sin square 5 and -1 जो है वो अंडर रूट से बाहर है. अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है. AW बेसिकली एक नई चीज है आपके पास. G जो है ये आपके पास गियर रेशियो है, ये TG by TP इसकी वैल्यू होती है. DG by DP से भी निकाल, डाई से भी आप निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ टीथ से भी आप निकाल सकते हैं. तो जाहिर है आप नंबर ऑफ टीथ जो है वो फाइंड आउट कर रहे हैं तो आप TP को पुट करेंगे ताकि T हम एक साइड पे ले जाएं, एक इक्वेशन एक अननोन आप उसको सॉल्व कर सकते हैं. एंड फाई इज बेसिकली द प्रेशर एंगल. ठीक है. अब AW क्या है? फ्रैक्शन बाय विच द स्टैंडर्ड अडेंडम फॉर द व्हील शुड बी मल्टीप्लाइड. अब ये जो आपके पास AW की वैल्यू है स्टैंडर्ड अडेंडम, ये आपको न्यूमेरिकल के अंदर या डिजाइन के अंदर ये वैल्यू दी जाती है कि ये वो स्टैंडर्ड है अडेंडम का जिसके अकॉर्डिंग आप डिजाइन कर रहे हैं टीथ को. द वैल्यू ऑफ AW शुड बी गिवन. ठीक है. नाउ फाइनली वी मूव ऑन टू द डिजाइन ऑफ द स्पर गियर. ये पिछले सारे आर्टिकल्स के बाद नाउ यू कैन डिजाइन अ स्पर गियर. In order to design the spur gear, following procedure may be followed. First of all, design tangential tooth load is obtained from the power transmitted. वो जो हमने जो टोटल लोड लग रहा था टीथ की प्रोफाइल के ऊपर उसको दो कंपोनेंट्स के अंदर रिजॉल्व किया था, WT और WN, नॉर्मल और टेंजेंशियल. तो WT कैसे फाइंड आउट करते हैं? WT is basically P over V multiplied by CS.
T is basically the tangential load in newtons. P अब आपके पास क्या है कि पावर ट्रांसमिट हो रही है गियर के थ्रू द शाफ्ट. V is the pitch line velocity. ये कैसे हम निकालेंगे पाई dr/60 से, क्योंकि हमें RPM जो है वो नॉन होंगे. D is the pitch circle diameter. N जैसे आपको पहले बताया RPM से. And CS basically the surface factor. सर्विस फैक्टर से अगेन इसको इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं कि इन स्टार्ट में हम उसकी वैल्यू को सर्विस फैक्टर लगा के कम रिज्यूम करते हैं, ताकि जो है वो अपनी मैक्सिमम के ऊपर कभी भी चीज जो है वो डिजाइन नहीं होती. अगर हमें पावर नहीं दी गई डिजाइन कंपोनेंट के अंदर और उसकी जगह पे टॉर्क हमें दे दिया गया, तो हम WT कैसे निकालेंगे? WT इज इक्वल टू T बाय dp/2. T टॉर्क होगा यहाँ पे और dp जो है ये डाया ऑफ द पिनियन होगा, उसका हम स्मॉलर लेंगे या RP इसको लिख सकते हैं, रेडियस लिख सकते हैं. सो आगे में WT क्या होगी? टॉर्क ओवर रेडियस. नाउ फिर हम उसके बाद क्या करेंगे? जब हमारे पास WT की वैल्यू नोन होगी, फिर हम लिवाइज इक्वेशन जो है उसको लगा देंगे टू फाइंड आउट द स्ट्रेंथ पैरामीटर. WT इज इक्वल टू सिग्मा W BPC इनटू y. WT हमें नोन हो गया. सिग्मा W जो है अलाउएबल वर्किंग स्ट्रेस जो है इसकी वैल्यू जो है वो चार्ट से हमें गिवन होगी. BP हमें नोन है, उसकी विड्थ जो है PC पिच सर्कल गिवन है. यहाँ से Y हम निकाल सकते हैं. अगर हमें पिच सर्कल नहीं दिया गया, मॉड्यूल दिया गया है, तो हम उसको सिग्मा W B पाई M Y से निकाल सकते हैं. सो बेसिकली इस इक्वेशन से हम बीम स्ट्रेंथ निकालेंगे या टूथ स्ट्रेंथ निकालेंगे Y. The Levi's equation is applied only to the weaker of the two wheels, pinion or the gear. उन दोनों में से जो वीक होगा उसके ऊपर जो है इस इक्वेशन को हम लगाएंगे, ताकि जो मिनिमम वैल्यू है स्ट्रेंथ की वो हमारे पास आए और उसके अकॉर्डिंग जो है हम चीज को डिजाइन करें. क्योंकि अगर हम मैक्सिमम फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पिनियन है और एक गियर है, पिनियन की आपके पास स्ट्रेंथ कम है, गियर की स्ट्रेंथ ज्यादा है, हम सारे का सारा चीजें जो है वो गियर को मद्देनजर रखते हुए डिजाइन कर देंगे. फॉर बेटर स्ट्रेंथ हम उसको डिजाइन कर देंगे, लेकिन क्योंकि पिनियन की स्ट्रेंथ कम है तो जैसे ही वो उसकी लिमिट से ज्यादा का लोड अप्लाई हो रहा है, गियर तो उस लोड को बर्दाश्त कर लेगा लेकिन पिनियन बर्दाश्त नहीं करेगा, जिसकी वजह से ब्रेकेज हो जाएगी और दोनों शाफ्ट जो है वो आपकी रुक जाएंगी और ये जो टॉर्क ट्रांसमिशन या पावर ट्रांसमिशन है वो रुक जाएगी. तो इसलिए जो दोनों में से वीक होता है उसके अकॉर्डिंग जो है इसको डिजाइन किया जाता है. पहला केस ये है आपके पास. दूसरा केस क्या है? व्हेन बोथ पिनियन एंड द गियर आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल देन पिनियन इज द वीकर. अगर दोनों ही एक मटेरियल के बने हुए तो कंसीडर ये किया जाता है पिनियन यानी कि छोटे साइज वाला जो है दैट इज वीकर. व्हेन द पिनियन एंड द गियर आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल, जब दोनों डिफरेंट मटेरियल के हों, फिर हम प्रोडक्ट ले लेते हैं सिग्मा W ऑफ इनटू y का. तो जिसकी वैल्यू कम आ रही होती है उसके अकॉर्डिंग डिजाइन कर दिया जाता है. फोर्थ इज द प्रोडक्ट ऑफ सिग्मा y इज कॉल्ड द स्ट्रेंथ फैक्टर ऑफ द गियर. द फेस विड्थ बीम. अब इसकी जो वैल्यू है ये कैसे ले सकते हैं आप? सिंपली चार्ट से भी आप ले सकते हैं. दूसरा इसका जो तरीका है वो ये है कि द फेस विड्थ बीम टेकन एज 3 into PC पिच सर्कल. 3 से लेकर 4 तक आप इसको 3 times to 4 times ऑफ पिच सर्कल ले सकते हैं अगर आपके पास कट टीथ्स है, और अगर आपके पास कास्ट हुए टीथ्स हैं तो ये होगा 2 to 3 times ऑफ द पिच सर्कल. टीथ या तो आप किसी भी सिलेंडर के ऊपर सॉलिड रॉड के ऊपर या तो टीथ काट सकते हैं या मोल्टन मेटल जो है वो डाल के उसको कास्ट कर सकते हैं. तो अगर आपके पास कट टीथ्स हैं तो वो उस केस में बी की वैल्यू जो है वो 3 से 4 के दरमियान रहेगी, 3 to 4 times ऑफ द पिच सर्कल. और अगर वो आपके कास्ट हुए टीथ हैं तो फिर ये 2 to 3 times होगी. अब ये सारा कुछ करने के बाद आप फिर डायनामिक टूथ लोड जो है वो कैलकुलेट करेंगे यूजिंग बाकिंगम इक्वेशन. बाकिंगम इक्वेशन क्या है? WD इज इक्वल टू WT प्लस WI. WT हमने फाइंड आउट कर लिया है इससे पहले. फिर WI की वैल्यू जो है उसकी जगह पे हम लिख देंगे 21 into V BCWT डिवाइडेड बाय 21 into V प्लस BC प्लस WT अंडर रूट. अब इस केस में B फेस विड्थ हमें पता है, C आपके पास सर्विस फैक्टर है, उसके बाद WT हमें नोन है, पिच लाइन वेलोसिटी हमें नोन है. In calculating dynamic load WD, the value of the tangential load may be calculated by neglecting the service factor CS.
तो जब हम डायनामिक लोड निकाल रहे होंगे WT की जो वैल्यू है उस केस में जो हमने अभी यहाँ पे देखा था पिछली स्लाइड के अंदर, तो WT इज इक्वल टू PV मल्टीप्लाई बाय CS। सो आप क्या करेंगे, CS या सर्विस फैक्टर को निगलेक्ट कर देंगे उस केस में जिस केस में CS या सर्विस फैक्टर की वैल्यू आपको नहीं दी गई। जिस केस में सर्विस फैक्टर की वैल्यू दी गई है उसको यूज कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, फाइंड द स्टैटिक पीक लोड WS इक्वल टू सिग्मा E BPC इनटू Y। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास स्टैटिक लोड आ जाएगा क्योंकि Y की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, और वर्केबल स्ट्रेस की जगह पे इलास्टिक स्ट्रेस की वैल्यू लिख देंगे तो हमारे पास WS आ जाएगा। फाइनली फिर हम इसका वियर निकाल लेंगे। वियर लोड क्या होगा, W इक्वल टू DP BQ इनटू K। DP मेरे पास क्या है, डाया ऑफ द पिनियन, B फेस विड्थ है, Q और K की वैल्यू जो पहले हमने दो रिलेशन ड्राइव किए हैं उन रिलेशन में से सिस्टम चूज करते हुए कि 14 डिग्री फुल डेप्थ है, हाफ डेप्थ है, 20 डिग्री फुल डेप्थ है या स्टब सिस्टम है, उन चीजों को ध्यान में रखते हुए सिग्मा W निकाल लेंगे। और इस चीज का ख्याल रखेंगे, जो चेक आप कर सकते हैं कि वियर लोड जो है मस्ट नॉट बी लेस देन डायनामिक लोड। डायनामिक लोड से इसकी वैल्यू जो है वो हमेशा ज्यादा आएगी। सो दैट इज फर्स्ट एग्जांपल। अब ये जो जितनी भी हमने चीजें पढ़ी हैं इनको यूज करते हैं, एक डिजाइन का सवाल जो है उसको हल करते हैं, एक गियर स्पर गियर का जो है डिजाइन करते हैं। अब देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें जो है वो दी गई हैं। द फॉलोइंग particulars ऑफ अ सिंगल रिडक्शन स्पर गियर सिस्टम आर गिवन। गियर रेशियो यानी कि दो टीथ से हमारे पास सिंगल रिडक्शन सिस्टम है, 10:1। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर क्या है जी, उसको हम लेंथ को कह देते हैं। फॉर एग्जांपल दैट लेंथ इज L which is 660 mm approximately। पिनियन ट्रांसमिट्स 500 किलोवाट्स, ये उसके की जो है वो पावर दे दी है। एट RPM N की वैल्यू हमें दे दी है 1800 RPM। द इनवॉल्यूट teeth of the standard proportion with addendum is equal to 1 m। यहाँ पे 1 जो है वो मिटा हुआ है, so addendum is equal to 1 m with pressure angle of 22.5 degrees। permissible normal pressure is 175 Newton per mm of width। अब इसके अंदर जो चीज हमने फाइंड आउट करनी है, यानी कि जो डिजाइन करना है हमने, वो क्या है, हमने स्टैंडर्ड मॉड्यूल डिजाइन करना है। इफ देयर इज नो इंटरफेरेंस, नंबर ऑफ टीथ्स ऑन ईच व्हील यानी कि TP और TG फाइंड आउट करना है। टीथ्स अपॉन द पिनियन, टीथ्स अपॉन द गियर, ये फाइंड आउट करना है। नेसेसरी विड्थ ऑफ द पिनियन B जो है ये हमने फाइंड आउट करनी है। एंड द लोड ऑन द बेयरिंग ऑफ द व्हील्स ड्यू टू पावर ट्रांसमिटेड। ठीक है, सो पावर ट्रांसमिशन की वजह से जो लोड अप्लाई हो रहा है उसकी जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। तो इसके अंदर जो चीजें हमें गिवन है वो हमें गियर रेशियो गिवन है, G इज इक्वल टू 10/1 यानी कि TG ओवर TP या DG ओवर DP जो है दैट इज इक्वल टू 10/1। लेंथ बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू गियर्स इज 660। पावर P इज इक्वल टू 500 किलोवाट्स यानी कि 500 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ वाट्स। NP ये आपके पास RPM है पिनियन के 1800 RPM। प्रेशर एंगल की वैल्यू गिवन है दैट इज 22.5 डिग्रीज। एंड WN की वैल्यू जो है मेरे पास परमिसिबल नॉर्मल प्रेशर दैट इज 175 न्यूटन पर mm। अब पहली जो चीज थी वो क्या है, मॉड्यूल जो है वो हमने डिजाइन कर रहा है फॉर नो इंटरफेरेंस। सो हमें M की बेसिकली वैल्यू चाहिए। सो टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ M यू शुड हैव द वैल्यू ऑफ TP एंड TG, फिर आपके पास मॉड्यूल का फार्मूला अप्लाई होगा। सो TP फाइंड आउट करने के लिए अभी जो हमने बकिंघम इक्वेशन पढ़ी थी, बकिंघम इक्वेशन कहती है द मिनिमम नंबर ऑफ टीथ्स अपॉन द पिनियन इन ऑर्डर टू अवॉइड द इंटरफेरेंस इज गिवन बाय द फार्मूला 2AW into G1/1 plus G1/G plus 2 sin square phi minus 1। अब इस इक्वेशन के अंदर AW की वैल्यू हमें 1 गिवन है, G की वैल्यू 10 गिवन है, phi की वैल्यू 22.5 गिवन है। तो सारे पैरामीटर्स नोन है। यहाँ पे हमारे पास TP की जो वैल्यू है वो आ जाएगी। इसको जो अब हमने सॉल्व किया तो TP की जो वैल्यू आई हमारे पास 13.3 नंबर ऑफ टीथ। तो टीथ जो है वो पूरे होंगे, या तो 13 होंगे या फिर 14 होंगे। तो हम इसको अज्यूम करेंगे 13.3 को
as 14, यानी कि there are 14 number of teeth upon the pinion। जब आपको पिनियन के टीथ नोन हो जाएंगे तो जी को लगाते हुए जी क्या आता है आपके पास टी जी ओवर टी पी, तो जी को दूसरी साइड पे ले जाए, टी जी आपके पास क्या आ जाएगा जी मल्टीप्लाई बाय टी पी, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ टीथ अपॉन द गियर आ जाएंगे दैट आर 140। ये दोनों वैल्यू जो है ये मेरे पास आ गई। उसके बाद जो है अब जो मॉड्यूल होता है बेसिकली आपके पास वो होता है dp इंटू m इंटू टी। अब यहाँ पे मॉड्यूल की वैल्यू निकालने के लिए हमें dp की वैल्यू चाहिए, tp की वैल्यू जो है वो हमने नोन है, डाया ऑफ द पिनियन जो है वो अननोन है। अब जो टोटल लेंथ दी गई है दैट इज बेसिकली द सम ऑफ द सेंटर ऑफ टू मैशिंग गियर्स, तो ये यानी कि रेडियस का जो है दोनों का सम है या आपके हाफ डाई का सम है। सो dg ओवर 2 प्लस dp ओवर 2, यानी कि इन दोनों का जो सम होगा दैट वुड बी इक्वल्स टू टोटल वैल्यू ऑफ द लेंथ, वो हमें 660 गिवन है। अब नाउ हम इसको लिख सकते हैं dg को dp ओवर 2 प्लस 10 टाइम्स इंटू dp ओवर 2, बिकॉज हमें g की वैल्यू गिवन है वो है 10:1, तो हमने इसको कन्वर्ट कर लिया है dt के अंदर ताकि हम dp की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। l की जो वैल्यू है वो नोन थी, तो यहां से जब हम इसको डिवाइड कर देंगे 5.5 को 660 से, सो विल गेट द वैल्यू ऑफ डाया फॉर द पिनियन विच इज इक्वल टू 120 mm। अब जब आपके पास डाया नोन हो गया यू कैन फाइंड आउट द मॉड्यूल। The formula for the module is basically dia of the pinion divided by number of teeth upon the pinion. Here the dia is 120 and the teeth are 14, so the value is 18.6 mm module। Again module की जो value है वो एक whole number होगी। Since the nearest of 8.6 standard value is 8, therefore we shall take the module as 8। मॉड्यूल के केस में आप मिनिमम की तरफ चले जाएंगे, अगर 8.6 है तो यू विल टेक 8, या आपके पास मॉड्यूल की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद उसने पूछा था कि नंबर ऑफ टीथ ऑन ईच व्हील, टीपी की वैल्यू और टीजी की वैल्यू जो है वो हमें चाहिए। अब टीपी की वैल्यू जो है हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वो 14 थी, टीजी की वैल्यू भी निकाल चुके हैं, वो 140 थी, ठीक है। तो इसको दूसरी तरह से कैसे निकाल सकते हैं, डाई के केस है, वी नो दैट नंबर ऑफ टीथ अपॉन द पिनियन इज इक्वल टू टीपी डीपी ओवर एम। मॉड्यूल से जो है आप आगे अब इसको डिजाइन करेंगे, बिकॉज डिजाइन कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर सबसे पहले उसने आपसे पूछा था मॉड्यूल, उस मॉड्यूल को बेस बना के जो नेक्स्ट चीज आपने फाइंड आउट करनी थी वो थी नंबर ऑफ टीथ फॉर दैट स्पेसिफिक मॉड्यूल। सो नाउ टीपी इज इक्वल्स टू डीपी ओवर एम। यहां से आपके पास वैल्यू ऑफ द टीपी इज 15, तो पहले हमने निकाली थी दैट वाज 14, सो दीज वैल्यूज आर वेरी क्लोज, सो द डिजाइन पैरामीटर्स आर करेक्ट। तो अगेन इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे बिकॉज g is 10, so you will have the number of teeth upon the gear also that are 150। तो अगर आप इस तरह से इसके डिजाइन पैरामीटर को लेके चलेंगे ये वैल्यूज भी ठीक है। अगर आप इन वैल्यूज को बकिंघम इक्वेशन वाली को यूज करेंगे तो दीज डिजाइन पैरामीटर्स आर आल्सो करेक्ट। तो इस केस में आपके पास कोई भी चीज जो है वो फिक्स नहीं होगी। नाउ अब हमने b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दैट वाज बेसिकली द फेस विड्थ। As we know that torque is equal to power multiplied by 60 divided by 2 pi n। So power की वैल्यू हमें दी हुई है, n की वैल्यू जो है 1800 आती है वो भी हमें दी हुई है, तो यहाँ से हमारे पास टॉर्क आ जाएगा 2652 न्यूटन मीटर। As we know that tangential load is equal to torque divided by TP over 2, so यहाँ से हमारे पास tangential load की वैल्यू आ जाएगी। So tangential load is 2652 divided by dp over 2. Here the value of tangential load is 44,200 newtons। As जब हमने स्टार्ट के अंदर लिवाइव इक्वेशन रिजॉल्व की थी, the total load has two components, normal load and the tangential load। So the normal load would be the cos component of the tangential load। So Wn is equals to Wt divided by cos phi। phi अब आपको नोन है, यहाँ से आप Wn यानी कि नॉर्मल लोड निकाल सकते हैं। द नॉर्मल लोड इज 47,840 न्यूटन, ये टोटल नॉर्मल लोड है। और नॉर्मल प्रेशर उसने दिया था फॉर ईच विड्थ, वो क्या था 175 न्यूटन पर mm फेस विड्थ। तो इसको प्रेशर से डिवाइड कर देंगे, सो यू विल हैव बेसिकली द
width of the pinion. B is equal to Wn divided by the normal pressure. So 47,840 divided by 175 Newton per mm of face width, ये हमें given थी. So the value of the face width is 273 mm. ये आपके पास face width of the teeth होगी इस डिजाइन केस के अंदर. और जो आखिरी चीज उसने इसके अंदर डिमांड की थी, that was the load on the bearing of the wheel. ये लोड हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? ये आपके पास क्या होगा कि ये आपके पास वो रेडियल लोड है जो आपका बेरिंग के पावर ट्रांसमिशन होने की वजह से आपके टूथ के ऊपर जो है वो लग रहा है. अब जो इसका रेडियल जो बेसिकली नॉर्मल लोड है आपका जो सीधा डाउनवर्ड आ रहा है, उसका जो साइन कंपोनेंट होगा दैट वुड बी बेसिकली द रेडियल लोड. सो Wn की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं. सो Wn sin of phi is equal to R, यानी कि नॉर्मल लोड WR. सो WR is equal to Wn sin of phi. सो इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे. 47,840 divided by sin of 22.5. Here you can have the transmitted power or the load on the wheel due to the transmitted power, that is WR, and the final value is 18.308 किलोमीटर. तो ये इसका डिज़ाइन का सबसे मुश्किल जो था क्वेश्चन था, ये मैंने आपको सॉल्व करवा दिया. बाकी जो है वो आपको असाइनमेंट दे दी जाएगी, इजी है. तो डिज़ाइन के केस में चीज़ें जो है वो इस तरह से आप फाइंड आउट करेंगे. आप लोग जो है इसके लिए मशीन डिज़ाइन टूल की जो बुक है उसके अंदर से इसका इक्वेशन के जो चार्ट्स हैं, फार्मूला शीट जो है वो भी इसकी डाउनलोड कर लें. एंड दैट इज़ ऑल फ्रॉम द टुडेज लेक्चर. आई होप आप लोग इसको अंडरस्टैंड करेंगे. एंड इफ देयर इज़ क्यूरी यू कैन आस्क मी एनी टाइम.